जितनी महंगी जिम में जाएंगे तो उतना बड़ा स्क्रीन होता है, उतना बड़ा नॉइज होता है, तो हम सब वो देखते हैं और कार्डियो करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो भी है। तो हम मन से कुछ नहीं करते, हमारा मन सब इधर उधर होता है और हम अपना खाली काम करते रहते हैं। लेकिन जब योगा करते हैं तो योगा स्टूडियो में या फिर योगा क्लास में ऐसा कोई भी नहीं रहता। बड़ा स्क्रीन नहीं होता है, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। और आपका जो शरीर है वही आपका टूल होता है, खाली एक मैट लगता है बस। आपका शरीर, आपके हाथ पैर आंखें जो भी है उनका ही इस्तेमाल करता हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं और ये बाह्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इतने टाइम बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर ज्वाइन किया। आई मीन दिस इज आवर 4th एपिसोड और हमारे लास्ट के 3-4 एपिसोड बहुत अच्छे हुए एंड वी वांटेड टू रिकॉर्ड एंड देन अपलोड। तो आई होप ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन से। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं पहले एक छोटा 100 एसेंट का इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय 100 एसेंट। ये एक कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है which whose main motive is to build virtual fitness and the travel experience. ये आपके फिटनेस जर्नी में और आपके परिवार के फिटनेस जर्नी में काफी हेल्पफुल है। इट इज ऑल अबाउट गेमिफाइंग योर फिटनेस एक्सपीरियंस। हमने अभी रिसेंटली ऐप लॉन्च करी है। वी ऑल्सो हैव एक्टिव व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो ऐप में कई फीचर्स है, जैसे फिटनेस ट्रैकिंग स्टैट्स, फिर लीडर बोर्ड फीचर और कई फीचर्स तो आप सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हम सेशन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर नीलेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हमारा आज का सेशन योगा और हेल्थ और जनरल फिटनेस पर है। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपसे आपकी जर्नी और आपका योगा से कैसे इंट्रोडक्शन हुआ और आपने पहले क्या किया, मैं वो जानना चाहूंगी। धन्यवाद अर्शिदा जी, धन्यवाद दर्शल जी। मैं तो प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट अराउंड 17 ईयर्स। पिछले 17 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड दिस इज नॉट माय फुल टाइम प्रोफेशन, योगा। So along with my practice, I am also enjoying my yoga. तो स्टोरी ऐसे चालू होती है योगा जर्नी कि जैसे होता है कि हम इधर उधर जाते हैं कि अभी फिट रहना है तो ये करना है वो करना है। तो वैसे मैंने कुछ जिम वगैरह ज्वाइन किए। ठीक है, मैंने पूरा नहीं किया कोर्स, लेकिन वो ज्वाइन किया, फिर कुछ ट्रेकिंग वगैरह करके देखा। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि मैं योगा का क्लास ज्वाइन किया। And after doing that 1 month yoga class, as I'm a dentist, as already told, डेंटिस्ट होने की वजह से हम क्या करते हैं, एक साइड में झुकते हैं और नीचे देख के फिर हम काम करते हैं। तो मुझे बैकएक का इशू चालू हो गया, बैकएक एंड स्लाइडली नेक। तो जब मैंने 1 महीने का क्लास किया तो मेरा तब से जाके जो बैकएक गया है, तो कम्प्लीटली अभी तक मेरा बैकएक नहीं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, लेकिन इसके बाद में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ते गया, फिर आगे आगे मैं बढ़ता गया। तो ऐसे शुरुआत हुई और फिर बाकी काफी सारे कोर्सेज किए। और अभी रिसेंटली मैं एमएससी इन योगा, एक कोर्स है, एसवेसा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, बैंगलोर बेस्ड। तो वहाँ पे मैं एमएससी योगा कर रहा हूँ। वेरी इंस्पायरिंग। मतलब मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं हूँ योगा में, और मेरे जैसे कई लोग होंगे। तो अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है अपनी योगा जर्नी, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे एंड हाउ हेल्पफुल इट इज? यस, सबसे पहली बात तो ये है कि योगा आप कभी भी चालू कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अभी मेरी उम्र बहुत कम है, मैं छोटा बच्चा हूँ या बच्ची हूँ तो नहीं कर सकती, या फिर मेरी उम्र अभी बहुत बड़ी हो, ज्यादा है, आई एम 70 years of age, आई एम 80 years of age, I can't do that. It's not like that. At least in case of yoga, आप कभी भी योगा स्टार्ट कर सकते हैं। There is no late at all. तो ये इसका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। हाँ, दिस आंसर्स माय क्वेश्चन। आपने कहा कि कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई बूढ़ा भी कर सकता है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग और योगा की एक बहुत अच्छी खासियत है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत यंगस्टर, लेट्स से प्री टीनेज में कोई है, वो स्टार्ट कर रहा है, तो उनको क्या ज्यादा बेनिफिट
बेनिफिट्स होंगे या फिर इक्वल बेनिफिट्स होंगे? यस, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंसंट्रेशन हमारा अच्छा होना चाहिए. So for that concentration, yoga is really, really very helpful. And अभी जो बोलते हैं attention deficit disorder, ये सब बच्चे कुछ ना कुछ अट्रैक्ट उनका होने के लिए कुछ तो देख करते रहते हैं. लेकिन जब वो योगा करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई की तरफ अपने आप बढ़ने लगता है, उनको इंटरेस्ट आने लगता है. नहीं तो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है. Every school going children, and because of this corona issue, everyone knows, and उसकी वजह से वो सब इसमें इन्वॉल्व ज्यादा होते जाते हैं. करेक्ट. तो ये अगर हम करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए बहुत हेल्प होगी. दूसरा इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल ग्रोथ, जैसे कि हाइट है, हाइट वेट, इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. जो ऑसिफिकेशन होता है, बोन ऑसिफिकेशन, जैसे कि जो हमारी हड्डियां होती है उनकी जो ग्रोथ है अराउंड 15 to 20 इयर्स तक हमारी हाइट बढ़ सकती है, ऊंचाई बढ़ सकती है. लेकिन अगर उस एज में हम वो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं योगा, तो हाइट बढ़ाने के लिए भी उनका यूज होगा. दूसरा ये देखा गया है कि टीनेजर या प्री टीनेज जो ग्रुप है, उनमें ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया. चाइल्ड ओबेसिटी इज अ वेरी बिग कंसर्न. फिर से कोरोना इशू अभी बीच में आएगा कि कोरोना की वजह से सब बच्चे घर पे बैठे होते हैं, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह वो सब कम हो गया है. तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, तो योगा आप घर पे बैठे भी कर सकते हो. नो डाउट इट कांट रिप्लेस द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बट यस यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर योगा. आपने बोला कि कंसंट्रेशन हेल्प करने बढ़ाने में हेल्प करता है. सो क्या सिर्फ मेडिटेशन हेल्प करता है या बाकी पूरा एंटायरली योगा के जो आसन वगैरह है वो सब भी हेल्प करता है क्या उसमें, और होगा तो किस तरह? Yes. First of all, I would like to say yoga is not just asana and pranayama. Okay. Meditation is also the part of yoga. ये मिसकंसेप्ट है बहुत से लोगों में कि आसन करते हैं, शीर्षासन करते हैं, पश्चिमोत्तानासन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, या फिर रामदेव बाबा जैसे पेट हिलाते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो बस इतना योगा हो गया. हाँ, तो इतना योगा नहीं है, इससे आगे बहुत है. तो जैसे मेडिटेशन है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योगा. और खाली मेडिटेशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ऐसे नहीं. अगर कोई बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, मैं उसको बोलूंगा कि अभी तुझे 10 मिनट बैठना है, या फिर आप में से भी अभी आप तुरंत इमीडिएटली क्लास होने के बाद करके देख सके, अगर आप 10 मिनट बैठ के देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस द मेडिटेशन स्पॉन्टेनियसली. तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है आसन का, आसनास एंड प्राणायामास. आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम एक्चुअली मेडिटेशन की तैयारी करते हैं. और जो कोर प्रैक्टिस होता है योगा का, तो आसन करते हैं, तो आसन इज ऑल्सो द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन. आसन में मेडिटेशन करना, कोई भी आसन, पद्मासन में बैठो आप, पश्चिमोत्तानासन में बैठो, इट इज जस्ट नॉट एनी पोस्चर. अभी मैं बैठा हूँ, दिस इज नॉट द आसन. A particular way of sitting, standing, slipping down either on my stomach, belly or my back, these are called asanas. और ये हमारे ऋषि मुनियों ने उनको सिद्ध किया है. तो ये आसन में अगर हम बैठते हैं, आसन करते हैं, तो उसके पश्चात हमारा जो पूरा शरीर है उनका अलाइनमेंट ठीक से होता है. हम अपने शरीर के तरफ ध्यान देने लगते हैं, और शरीर के तरफ ध्यान देने लगते हैं तो अपने आप हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. जनरली क्या होता है, वी आर नेचुरली एक्सट्रोवर्ट, हम बाहर की चीजें ज्यादा देखते हैं. हमारे जो सेंसर ऑर्गन्स है, जैसे आंखें, हम हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर घूमते रहते हैं. हमारी स्किन है, कुछ अच्छा उसको स्पर्श होना चाहिए, इसके हम देखते रहते हैं कैसे स्पर्श मिलेगा, ठीक है. या कानों में संगीत हमें ठीक से सुनाई देना चाहिए, हम कुछ ना कुछ मोबाइल पे लगाते रहते हैं. यूट्यूब इसी के लिए होता है. तो ये सब नहीं होगा अगर आप इंट्रोवर्ट होगे. जब आप इंट्रोवर्ट होगे, तो इंट्रोवर्ट होने के लिए आप आसन करना चाहिए. आसन करेंगे तो शरीर की तरफ देंगे, शरीर की तरफ ध्यान देंगे, तो अपने आप आपका जो इंट्रोवर्ट नेचर है वो एक्टिवेट होगा, एक्सट्रोवर्ट कम हो जाएगा, एंड इट विल हेल्प टू कॉन्सेंट्रेट. सो आसना विल हेल्प यू टू एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट.
and so that it will help you to meditate better. So in that way it works. So इसी पे एक और फॉलोअप क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि हाइट, वेट और वो सब पैरामीटर्स में भी हेल्प करते हैं, सो ये वेट गेनिंग, वेट लूजिंग के लिए भी हम योगा यूज कर सकते हैं या फिर Exactly. भी बेनिफिशियल है? In both the ways, actually in both the ways. ओके, गीता में बोला है योगा का डेफिनेशन कि समत्वं योग उच्यते। जब आप योगा करते हैं, प्रॉपरली योगा करते हैं, तो आप ओवरवेट है, ओबेस है, तो आपका वेट कम हो जाएगा। अगर आप अंडरवेट है, ये भी हो सकता है, आप अंडरवेट है तो आपका वेट नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि जब हम योगा करते हैं, योगा इन द सेंस अगेन आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन ऑन ऑल द टेक्निक्स, ओके, ये सब हम करते हैं तो सबसे पहले तो शरीर के ऊपर उसका फायदा होता है। जो मसल्स है उसको ऊपर तनाव आता है, दबाव आता है, तो उसके बीच में जो हमारी जो रक्त वाहिनी है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, वो उसके ऊपर उसका परिणाम होता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है, रेस्पिरेशन ठीक से होता है, ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैपेंस मच मोर बेटर। तो उसके वजह से जो वेट का कम ज्यादा होता है वो रिलैक्स, मतलब नॉर्मल लेवल में आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात योगा के बारे में है कि ये सिर्फ खाली शरीर के ऊपर काम नहीं करता, तो ये मन के ऊपर भी काम करता है। एंड दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन योगा एंड अदर एक्सरसाइजेस। जब हम योगा करते हैं तो जैसे मैंने बोला, इंट्रोवर्ट होते हैं, हम अपने खुद की तरफ, अंदर की तरफ झांकना शुरुआत करते हैं। तो जब हमारे विचार बदलते हैं मन के द्वारा, जब हम विचार बदलते हैं तो हम उस तरह से बिहेव करने लगते हैं, और जो हमारे जो एक्टिविटीज है उसमें वो रिफ्लेक्ट होता है। तो इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें मिलता है। राइट, आपने बेनिफिट्स बताए। सो क्या कॉमन एक्सरसाइजेज है या क्या कॉमन आसनास है जो एक किसी को प्रैक्टिस करने चाहिए कंसिस्टेंटली? एक्चुअली ऐसे तो कुछ मैं आसन नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक सिंपल मूवमेंट्स है, जैसे कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग बोल सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास है। तो उसमें पश्चिमोत्तानासन है। अगर आप पहले से योगा के बारे में कुछ जानते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग, जब पश्चिमोत्तानासन है, शशांकासन है, ये सिंपल आसनास है, या उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बैकवर्ड बेंडिंग है, खाली फॉरवर्ड बेंडिंग किए तो नहीं चलेगा, बैकवर्ड बेंडिंग ही होना चाहिए। और बैकवर्ड बेंडिंग के लिए फिर उष्ट्रासन है, वीरासन है, ये सिंपल आसन है, ये आप कर सकते हैं। ट्विस्टिंग नहीं होना बहुत जरूरी है। ट्विस्टिंग के लिए आप अर्धमत्स्येंद्रासन कर सकते हैं, कटी चक्रासन कर सकते हैं, ये आसन कर सकते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन है, वक्रासन है, ये आसन कर सकते हैं। बेसिकली हमारा फंडा ये होना चाहिए कि उसमें सब मूवमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग भी होना चाहिए, बैकवर्ड बेंडिंग भी होना चाहिए, लैटरल बेंडिंग भी होना चाहिए, ट्विस्टिंग भी होना चाहिए, खड़े होकर भी आसन करने चाहिए, लेटे हुए भी करना चाहिए, फिर वो पीठ के बल हो, पेट के बल हो, सब तरह आसन करने का मूल उद्देश्य हमारा क्या है कि जो हम डेली एक्टिविटीज में है, जैसे मैंने मेरा खुद का उदाहरण दिया कि जब मैं डेंटिस्ट हूँ एज अ प्रोफेशन, मैं क्या करता हूँ, मैं राइट हैंडेडली काम करता हूँ, तो मैं लेफ्ट साइड में झुकता हूँ और नीचे देख के काम करता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन ढूंढना चाहिए। तो मैंने लेफ्ट साइड में मेरे नेक को बेंड करना चाहिए, मुझे बैकवर्ड बेंडिंग के आसनों की जरूरत है। तो बैकवर्ड बेंडिंग इन टुडेज लाइफ इट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि सबके सामने अभी लैपटॉप है, मोबाइल है, तो क्या होता है, ये सब ग्रुप हो जाता है और हम नीचे देखते हैं। तो बैकवर्ड बेंडिंग के आसन these are very very useful in for every person। तो ये सब हमें सोचते हुए आसनों का अपने डेली अभ्यास में इस्तेमाल करना चाहिए। राइट। ऑल्सो लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को आसनास नहीं करने चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए योगा एटलीस्ट करना चाहिए। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, आपका क्या कहना है? प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी योगा बहुत ही उपयोगी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आपने बात बोली कि प्रेग्नेंट लेडीज है तो योगा करना है, लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म में मैं बोलता हूँ कि नहीं करना चाहिए योगा, तो आप सीधा पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपको फिजिकली टीचर आपके सामने होना, योगा टीचर का सामने होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी बुक पढ़ के, सीढ़ी लगा के उनको ये नहीं बोल सकते कि ठीक है आप
आप बोलेंगे कि योगा फॉर प्रेगनेंसी का मैंने बुक लिया है तो मैं पढ़ के करूंगी, नो, दिस इज अगेन नॉट एडवाइस बिकॉज इट्स एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट। जैसे हम डॉक्टर है तो पेशेंट हमारे लिए हर एक पेशेंट अलग होता है, सो सेम वे एवरी प्रेग्नेंट लेडी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तो उनके लिए भी इन पर्सन जो योगा टीचर है वो देख के आपको बोलेंगे कि कौन से आसन करने हैं कौन से नहीं करने। बट इन शॉर्ट, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। राइट, ये यस, दिस आंसर्स। सो लेट्स से कोई सिक है और बहुत काफी टाइम से बीमार चल रहा है, तो उनको क्या आसनास करने चाहिए या कैसे मेडिटेशन या योगा हेल्पफुल कर हो सकता है उनके लिए? Again, it depends on what level that sickness is. अगर आप Right. बेड रिडन है तो डेफिनेटली आप कोई भी आसन नहीं कर सकते। बैठ भी नहीं सकते तो आप क्या आसन करें, लेकिन योगा कर सकते हैं। योगा कर सकते हैं मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं, ये तो चालू ही है एक्चुअली, लेकिन हम सांसों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम उसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, लंबी गहरी सांस बाहर लेनी है। तो श्वसन ध्यान जिसको हम बोलते हैं, तो ये श्वसन ध्यान हम कर सकते हैं। दूसरा एक योग का प्रकार है योग निद्रा। योग निद्रा तो पेशेंट जो है, ठीक है, सिक है मतलब पेशेंट ही है, तो जो पेशेंट है उसको कौन से लेवल की बीमारी है, बहुत ज्यादा है जैसे कैंसर है, बेड रिडन है, या फिर कम है जैसे डायबिटीज है, चलता फिरता है लेकिन डायबिटीज है, दमा है, या और कोई है जैसे ओबेसिटी की भी बात हो रही थी, तो वो पेशेंट के लिए हम योग निद्रा डिजाइन करते हैं। तो योग निद्रा ए बेड रिडन पेशेंट या कोई भी है तो हम खाली उसको सुनना है, पैसिवली जस्ट लिसन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो ये करके भी पेशेंट ठीक हो सकते हैं। कुछ पेशेंट है कि उनको वो हलचल वगैरह कर सकते हैं, बेड रिडन नहीं, तो उनको उनकी बीमारी हमें ध्यान में रखते हुए जो चीजें हमें अवॉइड करनी है, उनके जो कंसल्टिंग डॉक्टर है, सर्जन है, उनसे बातचीत करके फिर जो चीजें नहीं करने हैं वो पहले अवॉइड करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि योगा करने की वजह से हमारी बीमारी बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए और उनको कौन सी चीजें हेल्पफुल है फिर वो हम ध्यान में रखते योगा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पेशेंट हो तो योगा डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, सो जैसे जब भी योगा का नाम आता है तो हमारे जो शब्द आते हैं वो प्राणायाम, योगा, आसना, मेडिटेशन, ये सब, तो क्या ये सब कैटेगरीज है या कोई टर्मिनोलॉजीज है, इसके ऊपर थोड़ा सा बता सकेंगे? योगा अभी जो हमारा जो प्रचलित योगा जो है दैट इज अष्टांग योगा, उसके 8 पाथ और 8 लिम्ब योगा। तो उसमें 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये पहले 4 हो गए। 5वां है प्रत्याहार और 6ठा, 7वां और 8वां है धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, जिसमें से हमें ज्यादा पॉपुलर है आसन, प्राणायाम और ध्यान। ठीक है, तो पहले जो है 2 मिनट में सब डिस्क्राइब करता हूं मैं, यम एंड नियम। यम मतलब जो मराठीमध्ये म्हणतात ना, डोक्यावर शिंग असलेला तो शेवटी येतो, तो यमन आहे। तो हमारे मृत्यु के पूर्व में जैसे चित्रों में बताया जाता है, बफेलो जैसा है, उसको इससे बड़े हॉर्न है, वैसे नहीं, वो यमन। यमदूत। तो दिस यमा मीन्स these are the social क्या बोलते हैं, जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति हमारे कुछ नियम होते हैं, वो हमें पालन करने हैं। तो दैट इज हमारा सोशल बिहेवियर कैसे होता है, वो बोलते हैं यम। नियम मतलब हमने खुद के ऊपर कुछ ये रखने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस रखने चाहिए, दैट इज नियम। इन शॉर्ट, डूज एंड डोंट्स। यमाज मीन्स डोंट्स, ये चीजें नहीं करनी है, एंड नियमाज मीन्स ये चीजें हमें करनी है। ओके, तो ये हो गया डूज एंड डोंट्स। एक सिंपल जैसे कि हमें सच बोलना है, हम छोटे छोटे बच्चे को भी बोलते हैं तो सच बोलना है, ये हो गया नियम, यम। नियम मतलब क्या, हमें स्वच्छता रखनी है, शौच। अभी कोरोना में तो हम बहुत शौच का इस्तेमाल करते हैं, साफ सफाई रखनी चाहिए और पूरा हाइजीन रखना चाहिए, सो दैट इज वन ऑफ द नियम। तो ऐसे है यम एंड नियम। ओके, सोशल बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर, और उसके बाद में आसन, ये तो सबको पता ही है, दीज आर द पोस्चर्स। देन प्राणायाम। प्राणायाम इज द ब्रीदिंग कंट्रोल। हम जिंदा है क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
लेकिन उसके ऊपर अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। इनफैक्ट कुछ डिसीजेस से हमें छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद में है प्रत्याहार। प्रत्याहार इज नॉट रिलेटेड विद आहार और डाइट। ओके, प्रत्याहार मीन्स हमारा जो भी सेंसेस है, जब हम एक्सट्रोवर्ट की बात हो रही है तो सब इंट्रोवर्ट करना है, दैट इज द प्रत्याहार। ये सब अगर हम जो करते हैं यम नियम आसन प्राणायाम, ये हो गया अंतर बाह्य रंग बहिरंग योग। अभी हमें और डेप्थ में जाना है तो कंसंट्रेशन करना है। तो इसके लिए पहले ये 4 अंगों का अगर हम अभ्यास करते हैं और प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं तो उसके पश्चात आता है मेडिटेशन का पार्ट, दैट इज द धारणा ध्यान समाधि। ये सब तीनों को मिला के हम शॉर्ट में बोलते हैं मेडिटेशन, धारणा ध्यान और समाधि, सिंपल टर्म्स। So dharana, dhyan and samadhi these are the sequentially higher steps of meditation. समाधि पर्टिकुलरली, समाधि अगर बोलता हूँ तो लोगों को लग रहा है नहीं हमें समाधि नहीं करना है, हमारे भी फिजिकल वर्ल्ड में रहना है, सब रिनाउंस करके हमें हिमालय में नहीं जाना है, संन्यास लेने। यस, यू आर राइट। समाधि इज नॉट लाइक दैट। समाधि इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज समाधि। ओके, तो ये these are 8 parts of योगा, तो उसमें से ये सब पार्ट है। इसके पीछे कोई रीजन, जैसे मैंने बोला कि ये 2-3 टर्म हम ज्यादा सुनते हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन है क्या ये करने को इजी है इसलिए हम ये ज्यादा करते हैं आज के दिन में, या फिर कोई और पर्टिकुलर रीजन है उसके पीछे? अगर मैं प्राणायाम का योगा का वर्ग लेता हूँ और सीधा आपको मेडिटेशन के लिए बिठाता हूँ, या मैं आपको योगा फिलॉसफी बोलने के लिए बोलूंगा, योगा फिलॉसफी बोलने लगूंगा तो कोई आएगा नहीं, सब भाग जाएगा। तो शुरुआत भले यम नियम से होती है, लेकिन हम पहले क्या बोलते हैं कि पहले आप आसन करो, मतलब कुछ हाथ पैर हिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, तो इसके लिए आसना करते हैं। फिर आसन करने के बाद धीरे धीरे फिर लगता है कि आसन करते हैं तो भी उसमें हम ब्रीदिंग का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। जब ब्रीदिंग इन्वॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे सांसों की तरफ हमारा लक्ष्य केंद्रित हो जाता है। नहीं तो हम दिन भर तो ऐसे बोलते हैं कि इतना काम था मुझे कि मैं सांस लेने की तकलीफ, मतलब मुझे फुर्सत नहीं मिली, ऐसे हम बोलते हैं। तो जब योगा करने लगते हैं, आसन करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम आसनों से प्राणायाम की तरफ झुकने लगते हैं। तो ये तो दो जो चीजें हैं, आसन और प्राणायाम, ये हम महसूस कर पाते हैं इजीली। अगर मैं आपको डूज एंड डोंट्स बोलने लगूंगा कि आपने चाय नहीं पीना है, ये नहीं करना है, सच बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, ठीक है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ये जो आसन और प्राणायाम में ज्यादा पॉपुलर है, वो अच्छा लगता है, कुछ तो दिखता है। मेडिटेशन करते हैं तो कुछ दिखता है नहीं, समझ में ही नहीं आता। एक्चुअली मेडिटेशन इज अ वेरी फॉर एटलीस्ट बिगिनर इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। तो आसन प्राणायाम ये होता है और फिजिकली हमें उसका डिफरेंस दिखने लगता है इमीडिएटली। तो इसके लिए आसन प्राणायाम ज्यादा पॉपुलर है देन यम नियम और धारणा ध्यान समाधि और मेडिटेशन। ओके, सो आपने ये आसनाज और प्राणायाम की बात करी, सो इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम पर हमें ये आसनाज और प्राणायाम करना चाहिए? क्योंकि इट इज एडवाइस सुबह उठ के प्राणायाम करो या ऐसे, तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे उसमें? ये ठीक है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली अगर हम सोचते हैं तो कुछ लोग हैं उनको जल्दी सुबह ऑफिस में जाना होता है, राइट, वो सुबह नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे? दोपहर में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, या फिर लेट नाइट भी कर सकते हैं। ग्रंथों में हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है हठ प्रदीपिका घेरंड संहिता, उसमें तो बोला है प्राणायाम करना है तो दिन में 4 बार कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम और रात में कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको टाइम मिलता है तो आप कर सकते हैं। आसन भी कर सकते हैं, लेकिन आसन प्राणायाम या ध्यान कुछ भी करते हैं योगाभ्यास, तो उसके पहले आपका पेट खाली होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पेट साफ होना चाहिए, उसके पश्चात आप आसन भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो इसमें टाइम का इतना ज्यादा कुछ इश्यू है, लेकिन क्या है सुबह में के वक्त क्या होता है कि बाह्य वातावरण जो है वो प्रसन्न होता है, हमारा शरीर भी प्रसन्न होता है, तो उस संवेदना हमारे शरीर के अंदर आती है। तो इसलिए जनरली हम प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग टाइम है तो अच्छा है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड ऑलवेज डू इन द मॉर्निंग ओनली।
You can do in the afternoon also, you can do in the evening also. राइट अभी जैसे ऑफिस गोइंग लोगों का बहुत टाइट शेड्यूल रहता है और इतने कंसिस्टेंटली योगा नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये नेसेसरी है कि रोज एक फिक्स टाइम पर योगा करें और रोज योगा करें या रोज कुछ ना कुछ करें? आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसमें आपने 2-3 प्रश्न पूछे, एक-एक का मैं उत्तर देता हूँ। पहले जो हाँ। ऑफिस गोइंग है, अभी जैसे काफ़ी लोगों का जो है मंडे टू फ्राइडे एकदम टाइट शेड्यूल होता है, लेकिन सैटरडे संडे थोड़ा फ्री होता है, तो वो सैटरडे संडे भी कर सकते हैं। हाँ, वीकली ट्वाइस अ डे। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वीकली 3 टू 4 टाइम्स अ डे वैसे भी कर सकते हैं। हफ्ते में 3-4 बार, 5-6 बार कर वो भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात कुछ लोग होते हैं उनकी जो ड्यूटीज़ होती है वो शिफ्ट ड्यूटीज़ होती है। ये भी एक इश्यू है कि मॉर्निंग शिफ्ट है, फिर इवनिंग शिफ्ट है या फिर नाइट शिफ्ट है, तो वो वैसे भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका फिक्स टाइम है 11 टू 5, तो आप मॉर्निंग प्रेफर कर सकते हैं या फिर इवनिंग प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी बात कि ऐसे नहीं कि मैंने अभी इतने दिन योगा किया और बीच में छूट गया तो क्या होगा? कुछ नहीं, फिर से चालू करना है। इसमें कुछ ऐसे डिसएडवांटेज नहीं कि अभी मैंने छूट गया, अभी 2-4 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, मैंने किया ही नहीं, तो क्या करूँ मैं? इसमें कुछ आपका बहुत ज़्यादा पीछे नहीं आते, 2-4 दिन में आप फिर से रिदम में आ जाते हो और आप योगा स्टार्ट कर सकते हो। और एक बात है कि कितना अभी कुछ लोग इतना वर्कaholic होते हैं, फिर इतना टाइम ही नहीं होता है उनके पास, तो भी योगा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मुझे 1 घंटा ही योगा करना चाहिए, आधा घंटा भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ 5 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट तो मिलते ही मिलते हैं। 5 के आप 15-20 मिनट तो व्हाट्सएप में लगा देते हैं, तो ऐसे आप बोल नहीं सकते। तो उसमें आप योग निद्रा है या फिर खाली आप बैठ के चेयर पे बैठ के ऑफिस योगा, वैसे भी बोलते हैं ऑफिस योगा, ये भी कंसेप्ट है। ऑफिस में बैठे-बैठे, चेयर पे बैठे हुए आप रिलैक्स कर सकते हैं। चेयर पे बैठे हुए आप पीछे हाथ फैला सकते हो, पैर ऊपर उठा सकते हो, तो आप चेयर योगा भी कर सकते हैं, ये भी एक नया कंसेप्ट है। तो एक थोड़ा अनरिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कुछ लोगों को श्वास की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है, तो इट इज जनरली नॉट एडवाइज्ड कि वो श्वास वाली एक्सरसाइजेस करें या ज्यादा स्ट्रेनस हुँ, एक्टिविटीज करें। तो इज देयर हुँ, एनीथिंग और एनी एक्टिविटी जिनसे उनका अस्थमा क्योर हो जाए या थोड़ा रिड्यूस हो जाए लेवल? यस। अभी हमारी बात चल रही है आसन प्राणायाम, इसके बारे में हम ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन और एक जो बात है जिसको किन्हीं प्रोसेसेस बोलते हैं या फिर योगा की परिभाषा में उसको हम षटक्रिया या क्रियाज़ या फिर शुद्धि क्रिया बोलते हैं। तो उसमें से जलनीति एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। जलनीति में हम क्या करते हैं, एक वार्म सलाइन वाटर लेते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी लेते हैं और उसमें नमक डालते हैं थोड़ा। एक नॉस्ट्रिल में से डालते हैं और दूसरी नॉस्ट्रिल से पानी बाहर आता है। हुँ। तो ये जो दमा के पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, उनके लिए काफ़ी गुणकारी है, उपयोगी है। दूसरी प्रक्रिया है वमन। हुँ। इट्स डिफरेंट देन वोमिटिंग। वोमिटिंग इज़ अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कुछ बीमारी, कुछ खाना हज़म नहीं हुआ, ज़्यादा खा लिया, तो फिर जो वोमिटिंग होता है वो अलग है। और ये जो है, ये दिस इज़ फिजियोलॉजिकली इंड्यूस्ड वोमिटिंग, मतलब इसमें हमें नमक का पानी वो पीना होता है, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं और फिर से उसको वोमिटिंग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये जब करते हैं तो दमा के पेशेंट के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रक्रिया है, लेकिन फिर से आपको ये सीखना चाहिए, प्रॉपर योगा टीचर से सीख के ये आप कर सकते हैं। और आपने पूछा कि पहले से उनको श्वास की बीमारी है, दमा है, तो आप उसको उनको श्वास के एक्सरसाइजेस कैसे देंगे, प्राणायाम कैसे बोलेंगे? तो पहले तो आप उनको छोटे-छोटे जो एक्सरसाइज जैसे सूक्ष्म व्यायाम, हाँ, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो उनको जो चेस्ट है, चेस्ट एक्सपैंडिंग एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सपैंडिंग आसनास है, वो करते हैं तो उनका जो ब्रीदिंग है वो ठीक से होने लगता है। और इनफैक्ट कुछ श्वसन के प्रकार हैं, तो वो अगर वो करते हैं तो उनके लिए गुणकारी, जैसे कपालभाति है। कपालभाति उनके लिए बहुत अच्छा है।
लेकिन फिर से वो आप टीवी पे देख के, कृपया करके टीवी पे देख के मत करो। आपके सामने होगा टीचर तो, या फिर अभी ऑनलाइन भी बहुत अच्छा होता है, तो वो सामने आपको 1 टू 1 देखना चाहिए, दिखा मतलब टीचर आपको देखना, टीचर देखते हो तो उनके सामने बैठ के आप कर सकते हो। कुछ प्राणायाम है वो उनके लिए इनफैक्ट बहुत उपयोगी है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है तो उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। सूर्यवेदन करके प्राणायाम है। सूर्यवेदन बहुत सिंपल प्राणायाम है। दाहिनी नासिका से हमें सांस अंदर लेनी है और बाई से बाहर छोड़नी है। You have to inhale through your right nostril and exhale through your left nostril। तो ये भी बहुत अच्छी है। जलज श्वसन है, फास्ट ब्रीदिंग है, तो ये भी वो कर सकती है, जिससे कि उनका जो विंड पाइप है, श्वास नलिका है, वो क्लियर हो जाए। ठीक है। जैसे आपने एक क्रिया मेंशन की है, तो उन सब में एक पंचकर्मा नाम की एक चीज हमने काफी सुनी है, तो उसके बारे में बताइए। क्या ये 5 क्रियाओं का मिक्सचर है या फिर ये कुछ और कंप्लीटली डिफरेंट चीज है? Exactly, very good question. First of all, Panchakarma is related to Ayurveda, okay, and Shatkarma is related to Yoga. ओके। दोनों में डिफरेंस है। जो पंचकर्म जो है, जो पेशेंट्स से पर्टिकुलरली उनको ही दिया जाता है ज्यादातर, और उनमें कुछ काढ़ा है या फिर औषधि वगैरह है, उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा पैथी की तरफ हो गया, मतलब पेशेंट्स के लिए जनरली ये देते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर उनकी सलाह देते हैं पंचकर्म। और ये जो योगा का जो है, जैसे अभी बात चल रही थी कि जननेति का वमन, ये कोई भी कर सकता है। कोई भी मतलब जो हेल्दी स्वस्थ लोग हैं वो भी कर सकते हैं, और इसमें हम कोई भी औषधि इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं कि नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, खाली हम उसको ठीक से लॉजिकली उसको हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। Otherwise, both are the cleansing processes. ओके, Panchakarma also and Shat Kriya, Shat Karma, that is शुद्धि क्रिया, कुछ भी बोल सकते समझ गए। अभी थोड़ा डाइट के बारे में बात करते हैं। सो जैसे जो जिम फ्रीक्स होते हैं वो डाइट पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्रोटीन हमें पता है कि बहुत ज्यादा लेते हैं। तो हैं। योगा की जो नेसेसिटीज है वो भी सिमिलर है या फिर मतलब डाइट के बारे में बताओ थोड़ा योगा के। यस, ओके। योगिक डाइट करके भी एक कंसेप्ट है। जैसे योगा की परिभाषा में उसको हम सात्विक आहार बोलते हैं। तो जब आप योगा करते हैं तो योगा करेंगे तो सात्विक आहार करेंगे तो आपका योगा अच्छा होगा। जैसे आपने अभी जिम की बात की, जिम करते हैं तो आपको सब सप्लीमेंट लेने के बोलते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हो, तो एक्चुअली एक्सर्शन ज्यादा होता है। तो एक्सर्शन होने की वजह से वो फिलअप होना चाहिए, जो एनर्जी लॉस हो गई, कैलोरीज लॉस हो गई, तो उसके लिए या फिर उसको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है एनर्जी लॉस होने की वजह से। लेकिन जब हम योगा करते हैं तो एनर्जी लॉस नहीं होता है, एक्चुअली एनर्जी गेन होती है। तो अगर एनर्जी लॉस ही नहीं होता है तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री प्रोटीन लेने की जरूरत है। जितना हमारे शरीर में हम लेते हैं डाइट में से वो ही काफी होता है, एंड दैट इज इनफ। उसमें से भी योगा में हम बोलते हैं कि हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, मतलब ताजा ताजा आहार लेना चाहिए, ज्यादा स्टेल फूड नहीं लेना है, ज्यादा फ्राइड किया हुआ है वो नहीं लेना है, नॉन वेजिटेरियन फूड वो नहीं लेना है। तो वो करते हैं तो आपका योगाभ्यास और ठीक से होगा। ओके। तो अभी जिम से भी रिलेटेड एक सेम सिमिलर क्वेश्चन है। जो एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप अटेन करना चाहते हैं, जैसे अभी एब्स होते हैं, मसल्स होते हैं, क्या ये सब भी योगा थ्रू पॉसिबल है? ये देखिए, मैं हमेशा दो उदाहरण देता हूँ। अब दो जैसे सलमान खान और रामदेव बाबा, दोनों में से कौन अट्रैक्टिव है? सलमान खान। देखिए, तो एक्सरसाइज और जिम, तो जैसे हम सलमान खान और रामदेव बाबा का उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो सलमान खान की जो बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है, एकदम डोले शोले, बाइसेप ट्राइसेप, एब्डोमेन मसल सब ऐसे एकदम दिख के आते हैं। लेकिन अगर आप रामदेव बाबा के देखते हैं तो वो इतने स्लिम एंड ट्रिम दिखते हैं। तो वो दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको बॉडी बनानी है, बॉडी शॉडी बनानी है, तो आपको एक्सरसाइज मतलब जिम में जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, आपका स्टैमिना, पर्टिकुलरली स्टैमिना, एंड्योरेंस बढ़ाना है, तो फिर आपको
योगा ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरे महत्वपूर्ण डिफरेंस जो है इसमें है जिम में, जिम और योगा। जिम में क्या होता है कि हम बाहर सारे म्यूजिक सिस्टम बहुत लाउड होता है, टीवी चालू होता है, उसमें एक्चुअली अच्छे लक्षण होते हैं कि जितनी महंगी जिम में जाएंगे तो उतना बड़ा स्क्रीन होता है, उतना बड़ा नॉइज होता है। तो हम सब वो देखते हैं और कार्डियो करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो भी है। तो हम मन से कुछ नहीं करते, हमारा मन सब इधर उधर होता है और हम अपना खाली काम करते रहते हैं। लेकिन जब योगा करते हैं तो योगा स्टूडियो में या फिर योगा क्लास में ऐसा कोई भी नहीं रहता। बड़ा स्क्रीन नहीं होता है, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। और आपका जो शरीर है वही आपका टूल होता है, खाली एक मैट लगता है बस। आपका शरीर, आपके हाथ पैर आंखें जो भी है उनका ही इस्तेमाल करता हो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं और ये बाह्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा डिफरेंस बताना जरूरी है कि जब हम जिम में जाते हैं तो जैसे भी बात चल रही थी मसल्स की, तो मसल्स जो है उनके ऊपर ज्यादा काम करते हैं। मतलब इसमें जो है अगर आपको थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी पता होगा तो उसमें जब हम आसन करते हैं तो उसमें आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ मसल मूवमेंट्स होता है। और जब इसमें करते हैं एक्सरसाइज की बात होती है तो उसमें वो मूवमेंट नहीं होती। जब आइसोमेट्रिक होता है तो क्या होता है, मसल की लेंथ जो है लेंथ वही रहती है, लेकिन हम एक ही आसन में ज्यादा देर आसन टिका के रखते हैं। ठीक है, ऐसे लिया छोड़ा लिया छोड़ा, वैसे नहीं जैसे सर्कस में करते हैं, उनको आसन नहीं बोलते। अगर मैं एक आसन लेता हूँ तो कम से कम कुछ कालावधि तक मैं उसको टिका के रखता हूँ, तो उसकी वजह से मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जिम में क्या होता है, रिपीटेशन के तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। जितना हम ज्यादा रिपीटेशन करते हैं उतना जो मसल बेली है, मसल मास इंक्रीज होता है। लेकिन मसल मास तो इंक्रीज होता है लेकिन रिजिडिटी बढ़ती है। हाँ? जब हम योगाभ्यास करते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ता है, एंड्योरेंस बढ़ता है, उसके साथ साथ हमारे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये मेजर डिफरेंस है योगाभ्यास में और एक्सरसाइज या जिम में जाना। राइट। तो अभी ये योगा अभ्यास किसी को स्टार्ट करना है या किसी को सीखना है ऑनलाइन, ये पेंडेमिक के कारण लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आपकी कुछ रिकमेंडेशन है कि कोई ऑनलाइन क्लासेस से सीख सकते हैं या कोई टीचर है? हाँ, मैं खुद भी लेता हूँ। ऐसे काफी सारे टीचर है कि जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो आप उनसे ऑनलाइन ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। जो मैं कुछ नाम बोलता हूँ इंस्टीट्यूशंस के, बहुत इंस्टीट्यूशंस है, उनके जो योगा टीचर है वो उनसे आप कर सकते हैं। एस व्यासा यूनिवर्सिटी है बेंगलोर की, उनके कुछ टीचर है तो आप उनसे कर सकते हैं। पूना का एक है, आपने नाम सुना होगा, BKS अयंगार, तो वहां से सीखे हुए कुछ टीचर है तो वहां से आप कर सकते हैं। नासिक में एक बहुत अच्छी संस्था है योग विद्याधाम, उनके भी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी तरह से होते हैं। एक्चुअली जो नासिक का जो ये केंद्र है योग विद्याधाम, उनके जो हेड है डॉक्टर विश्वास जी मंडलिक, उनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला है। तो उनके भी क्लासेस है और वो मराठी लैंग्वेज में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें आप ले सकते हैं। या फिर मेरे जैसे कुछ फ्रीलांसर है वो सब देखते हैं। मैंने इधर का भी देखा है, मैंने उधर का भी देखा है, अयंगार भी पता है मुझे, नासिक का भी पता है, बेंगलोर का भी पता है। और एक यूनिवर्सिटी है बिहार स्कूल ऑफ योगा, दिस इज ऑल्सो वेरी बेस्ट यूनिवर्सिटी। वहाँ के भी कुछ टीचर है तो आप वो या ऑनलाइन लेते हैं तो आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन टीचर भी आप लेते हैं, उनसे सीखते हैं तो उनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत पता होना आपके लिए जरूरी है। उनको या वो टीचर है, लोग प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, उन्होंने कहाँ से सर्टिफिकेशन वगैरह किया है, या फिर अभी गवर्नमेंट के भी कुछ सर्टिफिकेशन है, जैसे कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उनके थ्रू जो पास आउट टीचर है, मतलब दे आर रियली क्वालिफाइड टीचर्स, तो वो टीचर है वो, उनसे आप क्लासेस ले सकते हैं।
सो आपका कोई क्लास का कांटेक्ट नंबर कोई ये होगा, या फिर आप अपने कांटेक्ट नंबर से ही करते तो आप शेयर कर सकते हैं, हम भी आगे शेयर करेंगे। हाँ, यस यस। आपका कोई नाम वगैरह आपने कुछ ऐसा उसके अंडर लेते मेरा हैं? जो क्लास है उसका आनंद योग साधना करके नाम है, मैं मैसेज बॉक्स पे टाइप करके देता हूँ। ठीक है, चलेगा। और इसी पे मतलब एजुकेशन रिलेटेड एक फॉलोअप क्वेश्चन था, जैसे आप डेंटिस्ट हो बाय प्रोफेशन, एंड अभी आपने मेंशन किया कि यू आर डूइंग एन एमएससी इन योगा, तो किसी को अगर योगा एज अ प्रोफेशन परस्यू करना है या फिर खुद से परस्यू करना रादर देन किसी से सीखना, तो उसके लिए क्या पाथवेज है? सबसे पहले मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ। जो जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्सेज जो है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, you can go online and you can put in search box yoga certification board, YCB in short form। तो उनके लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो ये आप कर सकते हो। तो इसमें सब आता है। एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ कोर्स है। इसमें सब जगह से थोड़ा थोड़ा लिया है, मतलब रविशंकर है, श्री श्री रविशंकर जी, उनका भी लिया है। उनकी अच्छी चीजें ली है। दूसरी रामदेव बाबा है, उनकी भी काफी सारी अच्छी चीजें वो ली है। एस व्यासा यूनिवर्सिटी वहाँ की ली है। बंगलोर क्या है, मुंगेर का है, वहाँ की सब अच्छी चीजें हैं। फिर दिल्ली में एक है योगा का यूनिवर्सिटी। वो सब मिला के बहुत अच्छी तरह से उसका अभ्यासक्रम डिजाइन किया है। तो ये आप कर सकते हो। या फिर जो जो भी मैंने यूनिवर्सिटीज बोली, उनका सेपरेट कोर्सेस होते हैं, ये भी आप कर सकते हो। और उसके बाद में आप योग शिक्षक बन सकते हो। योग शिक्षक बनने के बाद आप योगा सिखा सकते हैं। लेकिन ये मेरा अनुरोध है कि आपको थोड़ा बहुत योगा आता भी होगा। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है और आप आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन योगा करना और योगा सिखाना, these are completely altogether different things। तो अगर आपको योगा सिखाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आपको योगा टीचर बनना बहुत जरूरी है। तो इसमें से कोई भी संस्था से आप योगा टीचर बन सकते हैं। राइट, ग्रेट रिकमेंडेशंस। मैं ये आनंद योग साधना का एड्रेस और फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे व्यूअर्स को। तो काफी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था, और मुझे और हर्षल को तो काफी कुछ सीखने मिला ही। बट जो सेशन ये यूट्यूब पर देखेंगे या कहीं और देखेंगे, आई एम श्योर उनको भी ये काफी कुछ सीखने मिलेगा इसके थ्रू। बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, इन जनरल आप योगा पर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, या जनरल कुछ एडवाइस आपकी तरफ से? Yes, okay। खाली एक प्रिकॉशन है कि ऐसे भी जो जैसे आयुर्वेद के बारे में बोलते हैं कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आयुर्वेद करो। वैसे योगा का भी ऐसे नहीं कि योगा के साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो इसीलिए जो सर्टिफाइड टीचर है उनसे करना जरूरी है। जैसे हमारे जो योगिक टेक्स्ट है, ग्रंथ है, उसमें भी बोला है कि गुरुपदिष्ट मार्ग है। गुरु के मार्गदर्शन के अंदर ही हमें ये करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है और हम करने जाते हैं, या फिर हमें कुछ बीमारी है, जैसे एक दो बीमारी का हमने बात की, लेकिन पता नहीं, लेकिन आता है तो हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ हार्ट डिसीज है, हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, और मैं फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन करता हूँ, तो क्या होगा, ये बीमारी और बढ़ जाएगी। प्रेग्नेंट लेडीज है, वो कैसे भी आसन करेगी तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस है, ये प्रिकॉशंस ध्यान में रखते हुए अगर आप योगाभ्यास करते हो तो आपको 101% उसके ज्यादा से ज्यादा फायदे ही होगी। मेरा कहना ये है कि आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। भले एक आध दो फायदा कम मिला तो भी चलेगा, लेकिन उससे नुकसान ना हो, ये पहले ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कौन सी प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये पहले सोचो। फिर बाद में जो करना है वह उसमें धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, काफी बढ़िया एडवाइस है ये, एंड श्योर आई विल इम्प्लीमेंट माई सेल्फ। मैं इतना कंसिस्टेंटली योगा नहीं करती हूँ, बट बीच में करती थी, अभी छोड़ दिया है। तो आई विल गेट बैक टू दिस, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी काफी कुछ सीखे होंगे और वो अपनी योगा जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हमारे व्यूअर्स के, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर वी ऑल्सो हैव एसेंडर्स कम्युनिटी। मैं डॉक्टर नीलेश को भी उनका इनवाइट भेज दूंगी, वो एक कम्युनिटी का, और आप उस कम्युनिटी में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैसेज किए तो ज्यादा बेटर होगा। राइट। आपने कॉल किया तो मैं कॉल उठाऊंगा, ये मैं बोल नहीं सकता। तो बेटर वे आप मुझे मैसेज किए तो अच्छा रहेगा।
राइट। Yes. थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। दिस वाज अ वेरी गुड सेशन। अभी तक का हमारा काफी अच्छा सेशन रहा है। एंड यस, वी विल मेक श्योर कि आप हमारे और सेशंस में आए, हमें कुछ और नई चीजें, नए टॉपिक्स पर बताएं। तो थैंक यू। Thank you so much. मुझे आप बुलाने के लिए दोनों का, हर्षद और अर्शिता दोनों का बहुत सारा धन्यवाद। Thank you. थैंक यू।